हेलो एवरीवन, वेलकम एट सिनॉप्सिस आईएएस। मैं जयेंद्र सिंह आप लोग का इकोनॉमिक्स का लेक्चर ले रहा हूं। इकोनॉमिक्स में आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे बजट से रिलेटेड चीज़ों को। ये जो कोर्स हमारा चल रहा है वो हमारा 2020 एंड 50-50 सीरीज है। इसका अगर आप सिग्निफिकेंस देखें तो इस सीरीज से हमारा जो 2019 का प्रीलिम्स था उसमें 68 क्वेश्चंस आया था। अगर आप कट ऑफ देखेंगे प्रीलिम्स 2019 का तो 100 मार्क्स है, उसमें +-2 करके। उस हिसाब से अगर आप देख लो तो 51 क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते थे। और हम आपको 68 क्वेश्चन इस हमारे हाई यील्डिंग टॉपिक से आपको मिल रहा है। मतलब समझ रहे हो, हाई यील्डिंग कहने का मतलब आपको फुल ऑन कोर्स खत्म करने की भी जरूरत नहीं है। हमारे हाई यील्डिंग टॉपिक्स को सिर्फ आप फॉलो कर लो, उसी से आपका 68 क्वेश्चन मतलब आराम से आप प्री क्वालिफाई कर लोगे। इसके बारे में अगर आपको फर्दर डिटेल जानना है तो आप यहां पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यहां पे आपका प्राइस है ऑल मेंशन, यहां पे आप डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पे इस पेज पे लाया जाएगा। यहां पे आप क्लिक करना टॉपिक कवर्ड में, तो आपको जो भी हम टॉपिक इसमें कवर कर किए हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। जैसे मैप्स से रिलेटेड हो गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड सारी चीजें। यहां पे आज जो हम कर रहे हैं वो हमारे इकोनॉमिक सेक्शन का जो बजट है उससे रिलेटेड टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, बजट की जो सबसे पहले बात है, जो नॉर्मली क्वेश्चन भी आता है लोगों को पता भी नहीं है, लोग भूल भी जाते हैं, पता रख के भी कंफ्यूज होते हैं। इसलिए ये चीज याद रखना कि जो बजट टर्म है, ठीक है, बजट एज अ टर्म ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बस एक इनफॉर्मल तरीका है जिसको बोला जाता है। फॉर्मली अगर बजट के नाम पे क्या चीज मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्मली, उसको हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आर्टिकल 112 में हमारा मेंशन्ड है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आर्टिकल 110 क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद अब अपन देखते हैं कि जो इस बजट है हमारा, जो पहले जब बजट बनता था, ठीक है, 1923 के अराउंड, उसमें क्या हुआ था, बजट में डिवीजन हुआ था, जिसमें हमको बजट का 2 सेक्शन हो गया था, एक रेलवे का बजट का और एक नॉर्मल बजट। लेकिन ये जो है, जो बजट का सेक्शन जो डिफरेंशिएट हुआ था, इसको मर्ज कर दिया गया। अभी रिसेंटली विवेक देबरॉय जी ने कमेटी में रिकमेंडेशन उनका आया था, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेलवे बजट और जनरल बजट को मर्ज कर दिया है। तो अभी हमारा दोनों ही बजट साथ में आता है। ठीक है, तो ये जो हमने बेसिक चीजें कुछ बजट के बारे में देख ली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं अब कि डेफिनेशन क्या होता है बजट का। तो जो बजट का डेफिनेशन होता है वो आप ये देख लो कि बजट जो है, जो भी हमारे एस्टिमेटेड रिसिप्ट होते हैं, ठीक है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है एक साल के अंदर, वो होता है बजट। आप सिंपली आप देख लो, अगर आप खुद का बजट बनाते हो, आपको अपना मंथली बजट बनाना है, तो आप कैसे कहते हो कि भाई ये मंथली बजट है तो हमारा इस हर महीने का सैलरी इतना आता है, ठीक है, और हमारा डिफरेंट एक्सपेंस इतना है। ठीक है, तो ये आप क्या करते हो, आपके पास सैलरी फिक्स है, लेकिन अगर मान लो आपकी डिफरेंट और भी सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे आप मान लो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखे हो, वहां से कुछ हो रहा है, कहीं से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रखे हो जहां से आपको रेंट मिलता है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है, कुछ दुकान है, बिजनेस, अगर सैलरी का आपका बिजनेस है तो वहां से मतलब अप एंड डाउन के हिसाब से आपके पास इंटरेस्ट आएगा, पैसा आएगा। तो मतलब समझ, तो सैलरी यहाँ पे तो आपकी फिक्स है, लेकिन अगर आपकी सैलरी फ्लक्चुएटिंग है तो आप एक एस्टिमेटेड रिसिप्ट बनाओगे कि इतना पैसा आएगा, और एक्सपेंस को आप डिसाइड करोगे कि इस महीने का एक्सपेंस हमारा इतना है। कई बार आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा, अगर मान लो आप उस महीने डिसाइड कर लिए कि भाई मुझे कार खरीदना है, तो उस महीने का एक्सपेंस आपका बढ़ जाएगा। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाता है, सैलरी और नहीं, कितना रिसिप्ट आ रहा है और कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उसी को हम एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कहते हैं साल भर में। अब ये देखो, अगर बजट का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो, जो बजट का स्ट्रक्चर है वो अभी हम देखेंगे। बजट का स्ट्रक्चर देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, जब बजट प्रेजेंट होता है, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे बजट प्रेजेंट करते हैं, तो 3 चीजें बजट के साथ और प्रेजेंट करते हैं, 3 सेट्स ऑफ फिगर। ठीक है, ये होता है एक तो एक्चुअल फिगर, एक होता है बजट एंड रिवाइज फिगर, एक होता है बजट एस्टिमेट। इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है, लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये होता क्या है और किस ईयर का कब क्या करते हैं ये सारे। तो एक एग्जांपल मैं लेके आपको बताता हूं कि आप ये समझ लो कि बजट अगर 2021 का आपके सामने गवर्नमेंट लेके आ रही है, तो आप ये देखो, एक टाइमलाइन में आपको बनाने की कोशिश करता हूं। ये देख लो, आपका फरवरी का महीना है, ठीक है, फरवरी में आपका 2020 चल रहा है और इस समय आपको बजट प्रेजेंट कर रही है। तो जब गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करेगी इस समय, तो ये
किसका बजट प्रेजेंट करेगी, जो आने वाला साल है। तो कौन सा साल है, आने वाला साल जो है 2020 का। भी ये फरवरी महीने तक का तो खर्चा पिछले साल में आ गया था, मार्च से इसका खर्चा बताएगी। तो 2020 महीना होगा मोस्टली मार्च से, और उसके बाद जो 2021 का आपका जो है मार्च का एंड वाला होगा उसका, तो वहां तक का खर्चा आपका बजट में एज अ रिसिप्ट और एज एन एक्सपेंडिचर बजाएगी, जिसको हम कहते हैं बजट एस्टिमेट। अब ये चीज देखो, ध्यान दो कि जब ये बजट 2020 का बताई थी, इससे पहले वाला जो ईयर था जो जिसमें ये बजट चल रहा था, तो वो क्या था प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का जो बजट था वो ईयर था 2019-2020, जो अभी फरवरी में अभी खत्म नहीं हुआ। अभी जो खर्चा चल रहा है फरवरी में वो यही वाले बजट का चल रहा है। इसमें क्या होता है ना, कहा जाता है गवर्नमेंट को कि आप रिवाइज्ड फिगर हमको बताओ, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि 3 क्वार्टर बीत चुका है, क्वार्टर 1, ठीक है, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 बीत चुका है, और फोर्थ क्वार्टर जो है आपका वो अभी खत्म नहीं हुआ। फोर्थ क्वार्टर क्या होगा आपका, सब जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च अभी बचा है, इसका आपको डाटा नहीं पता है। तो आप इन तीनों के बेसिस पे आप एक अपडेटेड बता सकते हो कि अभी बजट हमारा जो 2019-20 के समय भी हमने इस महीने के फरवरी में हमने कुछ बनाया होगा, फरवरी जब 2019 चल रहा होगा तो फरवरी 2019 में हमने बनाया होगा कि भाई इतना हमारा 2019-20 का इतना हमारा बजट का एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होना चाहिए। लेकिन 3 क्वार्टर बिताने के बाद आपको पता चल गया कि भाई वैसा जैसा हमने एस्टिमेट किया था वैसा नहीं है, कुछ फिगर कुछ और है। तो जो फिगर अब पता चला उसको हम कहते हैं रिवाइज्ड। तो ये देखो, ये रिवाइज्ड फिगर प्रेजेंट किया जाता है। तो रिवाइज्ड फिगर जो प्रेजेंट होता है वो 1 साल पुराना प्रेजेंट होता है। तो 2019-20 का रिवाइज्ड फिगर प्रेजेंट हो गया। लेकिन अब ये देखो, अभी भी क्वार्टर 4 आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये अब अभी आप ये बजट जब फरवरी में 2020 का कर रहे हो तो उसमें क्या कर रहे हो, क्वार्टर 4 का भी रिजल्ट आया नहीं है पुराने वाले बजट का। ये कब आएगा, अब ये आएगा आपका अप्रैल या मई के समय आपको क्वार्टर 4 का डाटा पता चलेगा। तो आप तो ये साल तो निकल गया, आप तो प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करोगे, ये 2019 का क्वार्टर 4 वाला है मिला के जो एक्चुअल फिगर आएगा, ये 3 तो मिला के रिवाइज बन रहा था, चौथे को मिला के एक्चुअल आएगा। तो ये एक्चुअल फिगर आप क्या करोगे, जो नेक्स्ट ईयर आएगा, नेक्स्ट ईयर उसमें पब्लिश करोगे। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर जब आप फिर से जाओगे फरवरी 2021 में, जिस साल आप बजट क्या प्रेजेंट करोगे, बजट प्रेजेंट करोगे 2021 से 2022 का जब बजट प्रेजेंट करोगे, उस समय आप ये जो 2019 का था वो क्या प्रेजेंट कर रहे हो, उसका एक्चुअल फिगर प्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि आपको क्वार्टर 4 का रिजल्ट पता चल गया, उस हिसाब से एक्चुअल फिगर आपने बना लिया। तो आप ये चीज ध्यान दो कि हो क्या रहा है कि 21-22 में जब आप बजट एस्टिमेट और वो कर रहे हो तो 2 साल पुराने का एक्चुअल फिगर दे रहे हो और 1 साल पुराने का रिवाइज फिगर दे रहे हो। तो वही ये बात हो रही है। आप ये देखो 2020 है, तो आप जब 2020 का प्रेजेंट कर रहे थे तो रिवाइज फिगर 1 साल पुराना दे रहे हो 2019 का, और 2 साल पुराना जो है आप वो दे रहे हो, एक्चुअल फिगर दे रहे हो। तो एक्चुअल फिगर क्या है, 2018 2020, मतलब 2 साल पुराना ला लो, तो आपका 2018-19 का आप एक्चुअल फिगर दे रहे हो। तो ये चीज समझ के रखो टाइमलाइन क्या हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो को वापस रिपीट करके देख लो। अब हम चलते हैं बजट स्ट्रक्चर को देखते हैं। बजट स्ट्रक्चर का ये डायग्राम है, इसको मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ कि आप लोग के लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो ये आपका बजट स्ट्रक्चर हो गया। इसमें आप देखो, ये बजट का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने का ये 2 तरीका होता है। इन दोनों के बीच में एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं कि किस स्ट्रक्चर में क्या है। दोनों ही होता है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत हो, मैंने दोनों को यहां प्रेजेंट किया है। ये आपका ओल्ड मेथड था बजट को प्रेजेंट करने का, ये अभी न्यू मेथड है। दोनों सेम ही चीज होता है, बस स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, इसलिए आप देख लो। हाँ, तो पुराने में क्या होता था, जो हमारा बजट होता था उसमें हम ऐसे चालू खाता और कैपिटल खाता में तोड़ देते थे, रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक है, रेवेन्यू आपका 1 वे वाला मनी होता था, कैपिटल में आपका दोनों साइड फ्लो होता है मनी का। आपको याद होगा जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट देख रहे थे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी हमने इसको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इन 2 हिस्सों में तोड़ा था। इसी तरीके से जो हमारा बजट है उसको भी हमने रेवेन्यू और कैपिटल में दोनों में तोड़ दिया। अब रेवेन्यू में कुछ हमारा रिसिप्ट मिला होगा, ठीक है, तो उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट में डाल देते हैं। कुछ हमारा एक्सपेंडिचर मिला होगा, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं। सिमिलरली कैपिटल में भी कुछ लॉन्ग टर्म रिसिप्ट मिला होगा, वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट हुआ। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर
हमारे लॉन्ग टर्म के खर्च उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये हमारा पुराना होता था जिसमें हम रेवेन्यू और कैपिटल के बेसिस पे चीज़ों को डिवाइड करते थे। अभी जो नया बजट का स्ट्रक्चर है उसमें क्या किया गया है, जो हमारा रिसिप्ट है, टोटल रिसिप्ट, उन दोनों को ये रेवेन्यू का रिसिप्ट ये वाला पार्ट, ठीक है, और जो कैपिटल का रिसिप्ट है ये वाला पार्ट, ये दोनों मर्ज कर दिया गया है, रिसिप्ट सेक्शन नाम से हेडिंग दे दिया गया। तो रिसिप्ट नाम से हेडिंग दे दी गई, उसके अंदर रेवेन्यू का रिसिप्ट और ये रेवेन्यू का रिसिप्ट और कैपिटल का रिसिप्ट यहाँ पे आपका मेंशन कर दिया। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर की एक हेडिंग दे दी और इसके अंदर क्या कर दिया, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर और कैपिटल का एक्सपेंडिचर करके वो कर दिया। तो बेसिकली स्ट्रक्चर वही, बस थोड़ा सा डाटा घुमा के रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बजट के स्ट्रक्चर हो गए। अब हम इसमें फर्दर और डीप में देखते हैं अपने नए वाले बजट स्ट्रक्चर के हिसाब से कि ये जो रेवेन्यू का रिसिप्ट आता है ये कहाँ से क्या आता है, कितना आता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कैपिटल का रिसिप्ट कहाँ से क्या कितना आता है। फिर डिफरेंट हम अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखेंगे, ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इस क्लास में मैं आप लोग को डेफिनेशन मैंने नोट्स में बना रखा है जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन इसको मैं बहुत शॉर्ट में सिर्फ डायग्राम्स के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम्स की जो चीज़ें रहती है वो लोगों को याद रहती हैं अच्छे से। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं अपना, एक मिनट होल्ड करिए। तो ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट देखिए। तो जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है वो 3 सेक्शन में रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा डिवाइड होता है। एक तो हमारा टैक्स रेवेन्यू कुछ हमें मिलता है जो हम डायरेक्टली टैक्स लगा के लेते हैं, मतलब जिसमें आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स हो गए जैसे कि जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटीज, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स का हो गया। कुछ होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा रही है लेकिन फिर भी उसको रेवेन्यू बिना टैक्स लगाए मिल रहा है, जैसे कि इंटरेस्ट से। अब इंटरेस्ट से आप कैसे समझ लो कि इंडियन गवर्नमेंट ने भूटान गवर्नमेंट को लोन दिया, ठीक है, लोन दिया भूटान गवर्नमेंट को कितने का, 100 करोड़ का। तो ये देखो यहाँ पे ध्यान देना है, जब 100 करोड़ का लोन दिया तो ये लोन जो है, अच्छा चलो ये सब मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, जब पूरा स्ट्रक्चर मैं बता दूंगा तब इस एग्जांपल को लूंगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैसे इसको करते हैं वो बताऊंगा। अभी ये समझ लो कि जब ये लोन दिया गवर्नमेंट ने तो इस लोन पे जो है अगले साल से कुछ इंटरेस्ट पे करना चालू करेगी भूटान गवर्नमेंट, तो वो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में गवर्नमेंट के अंदर नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आएगा। ऐसे ही जो है किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो उससे जो डिविडेंड प्रॉफिट आएगा वो हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगा। फर्दर कुछ ये सब तो, और जो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हैं वो आपका आ जाएगा, जैसे कोई फाइनेंशियल सर्विस कर रहे हैं, जैसे करेंसी कॉइनेज मिंटेज, जैसे आरबीआई मतलब पैसा छापती है गवर्नमेंट तो उससे जो है जो भी फायदा हो रहा है वो सब इसमें आ जाता है। ठीक है, और भी कई सारी गवर्नमेंट सर्विसेज कर रही, सोशल सर्विस कर रही, तो उन सबसे जो पैसा मिला, किसी गवर्नमेंट ने कुछ दे दिया, ग्रांट एड मिल गया इंडियन गवर्नमेंट को, जैसे यूके ने दे दिया, यूएस ने दे दिया, किसी ने भी कोई एड दे दिया गवर्नमेंट को, ठीक है, तो वो सारी चीज़ हमारे ग्रांट इन एड में आके सेव हो जाती है, वो सब हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ, क्योंकि ये ग्रांट हमको वापस नहीं करना, इसलिए ये जो है हमारा रेवेन्यू में रिसिप्ट आ गया और रिसिप्ट के अंदर अदर नॉन टैक्स रिसिप्ट के अंदर आ गया। सिमिलरली जो है जो यूनियन टेरिटरीज को भी नॉन टैक्स रिसिप्ट मिलती है वो भी हमारा यूनियन टेरिटरी का जो बजट है वो हमारा यूनियन बजट के अंदर ही आता है, तो इसलिए इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। अब ये देखो फाइनेंशियल सर्विस में जैसे एक एग्जांपल आप समझ लो, जैसे यूपीएससी हम लोग का एग्जाम कंडक्ट कराती है तो वहाँ पे भी हम लोग से फॉर्म का कुछ पैसा लेती है ना। अब वो फॉर्म का पैसा ली, एग्जाम कंडक्ट कराई, तो कुछ ना कुछ पैसा अगर प्रॉफिट बना तो वो सब चीज़ आप समझ लो इसके अंदर, इन सब सेक्शंस के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप जानते होगे इसलिए मैं इनको फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा एक कोर्स काफ़ी शॉर्ट टर्म वाला अगर डिटेल में आपको समझना है तो हमारी इकोनॉमी वाली जो क्लास है आप उसको फुल कोर्स को ज्वाइन करें तो उसमें हम बताएंगे इसको। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो हमारा हमने जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट देखा वैसे ही हमारा कैपिटल रिसिप्ट है। एक बार फुल स्ट्रक्चर देख लें तो, एक मिनट, ये आप देख लो, ये हमारा बजट का स्ट्रक्चर था जिसमें हमने रिसिप्ट देखा था, रिसिप्ट में हमने रेवेन्यू रिसिप्ट देख लिया, अब हम कैपिटल रिसिप्ट देखने जा रहे हैं। ये आपका कैपिटल रिसिप्ट आ गया। कैपिटल रिसिप्ट जो होता है इसमें 2 टाइप से आपके रिसिप्ट होते हैं जो कैपिटल में होते हैं। एक तो डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, मतलब जो लोन से आपको कैपिटल मिल रहा है, और एक होता है जो आपको लोन के अलावा जो रिसिप्ट मिलते हैं वो हो गया नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट ये अभी बाद में समझेंगे, ये समझ लेते हैं, छोटा सा है। तो नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट में समझ लो कि लोन से पैसा नहीं ले रहा, उल्टे लोन से जो रिकवरी हुई है, जैसे भूटान गवर्नमेंट वाला हमने एग्जाम्पल देखा था, तो भूटान गवर्नमेंट इंडिया को लोन वापस जब करेगी, जब भी करेगी 5 साल 10 साल बाद, तब जो है उस साल के बजट में आदमी जो इंडियन गवर्नमेंट रिकवरी ऑफ लोन के अंदर इसको डालेगी। और क्या आता है ये देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से नहीं, ये है डिसइन्वेस्टमेंट
अदर देन पीएसयू, मतलब पीएसयू में जो डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा मिलता है उसके अलावा जो पैसा मिलता है गवर्नमेंट को वो होता है डिसइन्वेस्टमेंट अदर देन पीएसयू, वो भी हमारे नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट में आता है। ये जो डिसइन्वेस्टमेंट रहता है पीएसयू से, ये पैसा कहाँ जाता है ये समझो। तो ये पैसा हमारा नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड अलग से बना रखा है, उसके अंदर ये पैसा हम डाल देते हैं, ये हमारा पब्लिक अकाउंट के अंदर आता है। इस चीज को अभी हम डेप्ट में डील करेंगे जब हम इस सेक्शन को कर रहे होंगे। लोन से जो हम पैसा लेते हैं वो किस टाइप का होता है, तो लोन में जैसे कुछ तो होते हैं जो हम बोरोइंग डायरेक्टली कर रहे हैं, कुछ हो रहा है जो हम लोन ना लेके कहीं से पैसा हम यूज कर रहे हैं लेकिन वो लाइबिलिटी जैसे हमको कुछ दिन बाद करना है। अब लाइबिलिटी वाला देख लो तो आपको ये तो पता होगा कि कई सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स गवर्नमेंट चला के रखी रहती है, कई सारी पब्लिक फंड चला के रखी है, तो इन सब का पैसा गवर्नमेंट के पास रहता है जिसको गवर्नमेंट कभी भी अपने हिसाब से यूज कर सकती है, निकाल के यूज करती है, सब करती है। लेकिन अगर किसने भी स्मॉल सेविंग में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो कुछ दिन बाद आएगा पैसा लेने, तो इस पैसे को गवर्नमेंट को रिटर्न करना पड़ता है, तो लाइबिलिटी बनी रहती है गवर्नमेंट के ऊपर कि ये पैसा रिटर्न करना है। तो एक तरीके से ये डेप्ट का पार्ट हो गया। और जो है जो बोरोइंग कर रहा है वो बोरोइंग आपका दो हो गया, एक तो इंटरनल खुद इंडिया के कंट्री के अंदर बोरोइंग कर रहा है, एक तो एक्सटर्नल मतलब बाहर के कंट्री के लोगों से, बाहर की कंपनियों से जो एक्सटर्नल बोरोइंग हो रही है वो सब आपका एक्सटर्नल बोरोइंग का पार्ट हो गया। अब ये देखते हैं कि जो हमारा इंटरनल बोरोइंग है इसमें आपके डिफरेंट टाइप्स के मेथड होते हैं इंटरनल बोरोइंग के, इनको समझने की कोशिश करते हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है। इसमें से मैं 3 चीज़ आपको बताता हूँ, इसको समझ लो, इन्हीं पे क्वेश्चन आता है घूम घूम के। एक तो मार्केट लोन क्या होता है, ट्रेजरी बिल क्या होता है, और फिर जब अब अदर इंटरनल डेब्ट देखेंगे तो उसमें फंडेड सिक्योरिटी क्या होती है, और वेज एंड मींस एडवांस जो होता है। ये 3-4 चीज़ें होती है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और कन्फ्यूजिंग होती है, लगभग एक जैसी हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होंगी। तो सबसे पहले हम मार्केट लोन को देखते हैं। इन सब का मैंने नोट्स लिखा हुआ है तो उसकी चिंता मत करो, नोट्स में आपको सब मिल जाएगा डेफिनेशन में। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, तो एक्सप्लेनेशन सुन लो, समझ में लो, दिमाग में बैठा लो। मार्केट लोन में आपका जो है जो भी लॉन्ग टर्म लोन होता है वो यहाँ पे आता है आपका लॉन्ग टर्म लोन। जो ट्रेजरी बिल वाला होता है वो होता है शॉर्ट टर्म लोन, जो भी 15 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए जो भी पैसा लेना शॉर्ट टर्म लोन वो हो गया। ये सब लॉन्ग टर्म लोन हो गया। आपको याद होगा जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा रहा था आप लोग को, तो मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने आपको बताया था कि जो बैंक होते हैं, बैंक को भी पैसा चाहिए रहता है आरबीआई से, तो या तो लॉन्ग टर्म लेता है या तो शॉर्ट टर्म लेता है। जो लॉन्ग टर्म लोन लेता है वो किसके थ्रू लेता है, वो लेता है बैंक रेट के थ्रू, बैंक रेट। और जो शॉर्ट टर्म लोन लेता है वो किसके थ्रू लेता है, मुझे कमेंट करके बताओ। ये जो शॉर्ट टर्म लोन लेता है बैंक्स आरबीआई से, वो कौन सा रेट अप्लाई होता है, वो कौन सा होता है, प्लीज़ इसको कमेंट करके बताइए। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होता है ये बैंक के लिए होता है, और ये जो हम बोरोइंग कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट की बोरोइंग की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। तो अब देखो मार्केट लोन में क्या होता है कि इसको कहा जाता है इंटरेस्ट बेयरिंग भी, और भी बहुत सारे नाम हैं, मैंने उनको मेंशन कर रखा है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको जो कहा जाता है इसको कहा जाता है नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग, ठीक है। और भी इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है जीरो कूपन, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब मेंशन है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोग को। तो देखो क्या होता है, क्यों उसको नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग बोला जाता है, क्यों इसको नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग बोला जाता है, क्यों इसको इंटरेस्ट बेयरिंग बोला जाता है। तो ये समझ लो जैसे 100 रुपये नहीं सर 1000 रुपये का मान लो गवर्नमेंट ने लोन लिया, बोला कि साल भर बाद तुमको हम 8% के ब्याज पे पैसा और रिटर्न करेंगे। तो 8% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको साल भर बाद आप कितना गवर्नमेंट बॉन्ड का कितना पैसा देगी, 1080 रुपये देगी। जब ट्रेजरी बिल की बात होती है तो ये नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग है, तो ये इंटरेस्ट यहाँ पे ऐसे ना लगेगा। कैसे लगेगा, वो क्या करेगा, गवर्नमेंट पहले ही डिस्काउंट रेट पे पैसा देगी, तो इसको डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है, ठीक है। डिस्काउंट रेट तो जो है 80 रुपये जो आपका मान लो इंटरेस्ट बन रहा है, उस इंटरेस्ट को डिस्काउंट कर देगी। तो पहले 1000 रुपये के यहाँ बॉन्ड आपको सस्ते में देगी 920 रुपये में, ठीक है। तो आपने बॉन्ड खरीदा 920 रुपये में, और जब पीरियड उसका खत्म होगा तो आपको 1000 रुपये मिल जाएंगे। तो एक तरीके से आपको जो इंटरेस्ट मिलना था डिस्काउंट रेट पे दे दिया, और इंटरेस्ट आपको रिडीम कराने में फुल पैसा मिल गया। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। नेक्स्ट जो है आपका जो है होता है अदर इंटरनल डेप्ट। अदर इंटरनल डेप्ट में ये देखो फंडेड सिक्योरिटी क्या होता है। तो फंडेड सिक्योरिटी में क्या चीज़ आपकी होती है कि यही जो आपकी ट्रेजरी बिल होती है शॉर्ट टर्म वाले, जब इनको हम शॉर्ट टर्म को हम लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं किसी वजह से, तो उसको कहा जाता है फंडेड सिक्योरिटी, और फिर वो मार्केट लोन वाले सेक्शन में चला जाता है। तो ये होता है फंडेड सिक्योरिटी में। अदर स्पेशल सिक्योरिटीज़ में क्या होता है कि कभी
कई बार मजबूरी आ जाती है, ठीक है, मजबूरी में आरबीआई को क्या करना पड़ता है कि उन इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ बॉन्ड्स इशू करने पड़ते हैं, ठीक है, उनको जो है स्पेशल सिक्योरिटीज़ कहती है। इसको कहते हैं, जैसे एग्जांपल इसका हो गया ऑयल बॉन्ड। तो जैसे ऑयल का रेट फ्लक्चुएट होता है, ऑयल का रेट, तो ऑयल का रेट फ्लक्चुएट होने की वजह से ऑयल बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करके उनका पैसा का काम चलाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वेज एंड मीन्स एंड एडवांस क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझो क्या होता है। तो वेज एंड मीन्स एडवांस में क्या होता है कि हमारा ये आरबीआई है और ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक का अकाउंट किसके पास रहेगा? आरबीआई के पास। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मान लो 100 रुपये बैलेंस है, 100 रुपये में खर्चा वर्चा की, खर्चा करते करते ये बैलेंस निगेटिव में हो गया, 120 रुपये खर्चा कर दी तो -20 रुपीज़ हो गया। और मान लो अब -20 के बाद भी और भी तो खर्चा करने के लिए चाहिए होगा, मान लो 10 रुपये और खर्चा करने की जरूरत होगी, तो अचानक से जो ये पैसे की कमी खाते में होती है उसको पूरी करती है आरबीआई, ठीक है। और किस थ्रू के करते कि जो मेथड रहता है उसको कहते हैं वेज एंड मीन्स एडवांस, ठीक है, इसके थ्रू पूरा करती है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब स्पेशल फ्लोटिंग क्या होता है? अब देखो यहाँ पे तो फिक्स रेट पे चीज़ें ले रही थी, तो कुछ जो है जो स्पेशल फ्लोटिंग रेट पे लेती लोन देती है उनको स्पेशल फ्लोटिंग बोला जाता है। यहाँ हमने देखा था कि स्मॉल सेविंग में कुछ पैसे होते हैं जिसको गवर्नमेंट निकाल के यूज़ कर सकती है, तो वो अदर लाइबिलिटीज़ में आती है। लेकिन स्मॉल सेविंग का जो पैसा है उसको एज अ कोलेटरल रख के बॉन्ड इशू करके जब गवर्नमेंट करती है तो हम उसको कहते हैं सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, और वो हमारा इस सेक्शन में आ जाता है। क्योंकि अब लाइबिलिटी नहीं हो रही है, उसके खिलाफ सिक्योरिटी, उसके खिलाफ बॉन्ड इशू करके कोलेटरल में रख के गवर्नमेंट कर रही है, पैसा जनरेट कर रही है। ऐसे कुछ होते हैं कंपनसेशन बॉन्ड। तो कंपनसेशन बॉन्ड जैसे मान लो किसी को किसी इमरजेंसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने बोला कि हम कंपनसेट करेंगे फार्मर को या किसी को भी किसी भी एक्सीडेंट वाले सिचुएशन, तो वो सारी चीज़ को करने के लिए जब उसके पास पैसा नहीं रहता तो बॉन्ड इशू कर देती है कंपनसेशन बॉन्ड, और वहाँ से कंपनसेट करती है। फिर कुछ चीज़ें होती हैं, एक होता है नॉन नेगोशिएबल नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज़। ये क्या होता है? जो हमारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, तो इन लोगों को कई बारी ADB हो गया, इन लोगों को कई बारी जो है गवर्नमेंट नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग, मतलब हम आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे, ठीक है, ऐसा वाला बॉन्ड इशू करती है, और ये उसको मतलब लोग खरीदते हैं ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और फिर गवर्नमेंट उस हिसाब से जो पैसा जनरेट करती है वो हमारा इंटरनल बोरोइंग के अंदर आ जाता है। अब देखते हैं हम एक्सटर्नल बोरोइंग क्या होता है। एक्सटर्नल बोरोइंग दो होता है, एक तो मल्टीलेटरल लोन, एक तो बायलेटरल लोन। मल्टीलेटरल लोन वही हो गया कि IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके साथ जब इंटरेस्ट वाला काम कर रही है तब आपका मल्टीलेटरल लोन में वो सारी चीज़ हो गई एक्सटर्नल बोरोइंग में, ठीक है। बायलेटरल लोन में क्या होता है कि मान लो कोई US, UK किसी गवर्नमेंट से पैसा उधार ले रही है, जर्मनी से ले रही है, तो वो सब आपका बायलेटरल लोन के अंदर आपका आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कैपिटल रिसिप्ट का पूरा समझ लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये देखो कैपिटल रिसिप्ट हमने अपने बजट के स्ट्रक्चर में क्या कर लिया। जनरल बजट था जिसमें हमने रिसिप्ट देख लिया, रिसिप्ट में हमने रेवेन्यू रिसिप्ट देख लिया, कैपिटल रिसिप्ट देख लिया। अब हम एक्सपेंडिचर वाले सेक्शन को देखते हैं, और इसका हम सबसे पहले देखेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो ये डायग्राम खोलते हैं हम अपना। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट का था, ये कैपिटल रिसिप्ट का था, और ये हमारा नेक्स्ट है जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या होता है, तो आप ये देख लो। जो भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट खुद कर रही है, जैसे लोन ले रही है तो लोन पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, तो वो जो इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है वन टाइम पेमेंट है, इसलिए वो सब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वन टाइम एक्सपेंडिचर में खर्च हो जाएगा। फिर ऐसे कुछ डिफेंस, पुलिस है, उनके जो भी खर्चे वर्चे चीज़ें हुई वो सब भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जो सब्सिडी दिया गवर्नमेंट ने, ये सब क्वेश्चन आता है, पूछ लेता है कि सब्सिडी का खर्चा कहाँ किस सेक्शन में आता है बजट के, तो इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ आपको कि आपको ये स्ट्रक्चर याद रहे दिमाग के अंदर, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। जो ग्रांट रहता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ठीक है। इस पर एक बहस होती है, मैं बताऊँगा जब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ाऊँगा। तो ये जो है ग्रांट जो यूनियन का रहता है, इसको कई लोग बहस करते हैं, कहते हैं ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होना चाहिए, कई लोग कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होना चाहिए। ये कैसे होता है मैं बताऊंगा जब ये पढ़ा रहा हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी मैं बता रहा हूँ कि याद रखना। देखो फिर और क्या होता है, जैसे पेंशन एंड सैलरीज जो देती है, जो भी इकोनॉमिक सर्विस कर रही है, और भी कई सारी सर्विस है, सोशल सर्विस, डेप्ट, इवन जो ग्रांट देती है फॉरेन एड्स को, वो भी। तो देखो ये तो ग्रांट, जब भी ग्रांट वाली बात हो रही ना, तो ये वन टाइम चीज़ें होती है, तो हमेशा ये याद रखना। लोन देती फॉरेन गवर्नमेंट को तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, लेकिन लोन ना देने के यहाँ जब फॉरेन गवर्नमेंट को ग्रांट दे रही है
तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया। ऐसे यूनियन टेरिटरी को भी उनके भी खर्चे यूनियन के बजट ही में आते यूनियन टेरिटरी के, तो ये सब एग्जाम्पल हो गया आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अब जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम नोट्स में देख लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, तो उसको हम नोट्स में देखते हैं। ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया, बजट का स्ट्रक्चर बता दिया है, ये सब डिस्कस कर दिया, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ये डेप्ट का जितना है ये सब मैंने नोट्स लिखा है, ये सब मैंने नोट्स आपको डिस्कस कर दिया है। क्या होता है फंडेड सिक्योरिटी, क्या होता है वेज एंड मीन्स एंड एडवांस, क्या होता है, ये सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब अपन देखते हैं जो हमारा, एक मिनट, ये पब्लिक सेक्टर वाला अभी हम देखेंगे, पहले हम जो कैपिटल रिसिप्ट वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे थे उसको देख लेते हैं। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, तो ये देखते हैं, हिंदी वालों का भी नोट्स खोल दूं। तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो है जो भी परमानेंट एसेट क्रिएट करता है गवर्नमेंट, वो सारा परमानेंट एसेट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो रहा है। तो या तो एक परमानेंट एसेट, कोई बिल्डिंग लगा के परमानेंट एसेट करो, या तो उस जो भी एक्सपेंडिचर करो उससे कोई पीरियोडिकल इनकम जनरेट हो रही है, या तो लोन दे रहे हो किसी को, स्टेट गवर्नमेंट को या किसी लोकल बॉडी को, तो वो सारी चीज़ आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। तो बहस यहाँ पे क्या होता है, लोग कहते हैं कि जो मान लो ये यूनियन है, इसने ग्रांट दिया, ये ग्रांट दिया किसको, स्टेट गवर्नमेंट को दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने इस पैसे को लेके स्कूल की बिल्डिंग बना दी या हॉस्पिटल सेटअप किया या कोई भी चीज़ की। अब इनसे एक रेगुलर इनकम जनरेट हो रही है, ये इनकम जनरेट हो रही है इसको, तो लोग कहते हैं यार ये सब तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो ये जो है पार्ट होगा यूनियन गवर्नमेंट का, ये पार्ट होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का। लेकिन लोग कहते हैं नहीं भाई, ग्रांट दिया है तो वो जो है स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट जो दिया है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपको याद होगा हमने देखा था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ये पार्ट होता है। आपको कहो तो मैं दिखा देता हूँ एक बारी, ये देख लो, हमने देखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ग्रांट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो अब हुआ क्या, इस चीज़ को कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये ऑडिट कोड लाया गया, और ऑडिट कोड में आर्टिकल 34 में बताया गया कि देखो भाई, जो हो रहा है पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट ने खर्च किया लॉन्ग टर्म चीज़ों में, उस इंफ्रास्ट्रक्चर से जहाँ से उस एक परमानेंट एसेट क्रिएट किया, लेकिन जो रेवेन्यू इससे जनरेट हो रहा है ये स्टेट गवर्नमेंट को हो रहा है, यूनियन गवर्नमेंट को इससे कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, उसका वन टाइम खर्चा हो गया, निकल गया, इसलिए जो है ये रेवेन्यू का पार्ट हो गया। ये देखो यहाँ पे लिखा है, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन ग्रांट इन एड टू लोकल बॉडीज कैनॉट बी लेजिटिमली कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और भी जो टेम्परेरी एसेट्स हैं वो भी नहीं होता है, इवन जो है जो बाकी, तो ये डेफिनेशन मैंने बता दी कि जो भी परमानेंट एसेट वाली चीज़ें होती हैं वो उस अथॉरिटी से बिलोंग होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अथॉरिटी यूनियन गवर्नमेंट नहीं है, अथॉरिटी उसका स्टेट गवर्नमेंट है, तो वही वाली सारी चीज़ें हैं, पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है इसमें, बता दिया मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ होती। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक बार ऊपर हमने एक चीज़ मिस किया था, उसके बाद हम डेफिसिट्स देखेंगे। ये हमने मिस किया था कि हमारा जो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट होता है उसमें जो डिसइन्वेस्टमेंट पीएसयूज से आते हैं, अदर डिसइन्वेस्टमेंट अदर देन पीएसयूज, वो हमारे नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होते हैं। लेकिन जो पीएसयूज से इनकम आ रही है पब्लिक सेक्टर यूनिट के स्टॉक्स को बेच के, वो हमारा कहाँ जाता है, तो आप समझ लो जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल ये कंपनी है, इसमें से किसी का भी मान लो 10% स्टेक गवर्नमेंट ने बेच दिया, तो 10% स्टेक बेची, मान लो उससे 100 करोड़ रुपया रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब ये जो 100 करोड़ रुपया रेवेन्यू जनरेट हुआ वो क्या करेगी, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड नाम की एक वो बना दिया है हुआ है गवर्नमेंट ने, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, उसमें जाके सारा पैसा सेव हो जाएगा। ये हमारा पब्लिक अकाउंट का पार्ट होता है। आपको अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा कि इंडियन वो गवर्नमेंट का 3 फंड होता है, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और एक होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। उसमें जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है उसका पार्ट होता है एनआईएफ। ये क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए ध्यान रखना कि एनआईएफ आपका पब्लिक अकाउंट का फंड होता है, ना कि कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट होता है। तो अब इसमें देख लो ये एनआईएफ का पैसा कहाँ कहाँ खर्च होता है, ये देख लो, छोटा सा क्वेश्चन आता रहता है इसलिए। तो ये जो अगर एनआईएफ का पैसा यूटिलाइज करना है तो आपको किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट का शेयर्स खरीदना है तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है उसमें खर्च कर सकते हो। किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक को रिकैपिटलाइज करना है तो उसमें खर्च कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट किसी भी रूरल रीजनल बैंक्स में या कहीं भी इक्विटी इन्फ्यूजन करना है मेट्रो प्रोजेक्ट्स में या कहीं भी इन्वेस्टमेंट वाला जो सारी चीज़ हो गई, ये सब इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड, रिकैपिटलाइजेशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन रेलवे, तो जो भी इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें हो गई
उसमें एनआईएफ का पैसा खर्च करती है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है जो डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा होता है वो सोशल सेक्टर में भी बहुत सारा खर्च करती है, उसका एक रेशियो इशू है, वो सब मैं पढ़ाऊँगा जब आप लोग को डिटेल में ये पढ़ाऊँगा। अभी बस ओवरव्यू आप लोग ले लो। अब हमने इस तरीके से देख लिया हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्लास में कि डेफिसिट क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप की डेफिसिट क्या होती हैं, चीज़ें क्या होती हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे उस क्लास में कि ये जो हमारे इस बाई का रियल जो बजट का डाटा है उस हिसाब से क्या क्या रियल के नंबर्स हैं, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो एवरीवन, थैंक यू फॉर दिस क्लास।